हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। चलिए, द हिंदू। द हिंदू का फ्रंट पेज के अंदर देखो, वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ जो है ऐसी न्यूज़ पॉलिटिकल वगैरह तो आज नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं अपने पास काम की, उनको देखेंगे। जैसे कि ये पॉलिटिकल है, उसके अलावा यहाँ पे जो हॉर्स शू क्रैब वाला है, ठीक है, तो इस हॉर्स शू क्रैब को अपन डिस्कस करेंगे। हॉर्स शू क्रैब के अलावा यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो है रशियन प्रेसिडेंट के बारे में कुछ, और आईसीसी, रशियन प्रेसिडेंट एंड आईसीसी का कुछ है, इसे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे नीलगिरी इसका, इसके ऊपर फोकस, अच्छा नहीं, ये तो ओपिनियन वाला था, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कुछ स्टोरी टाइप दे रखी थी, उसको आप ऐसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये स्पोर्ट्स वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर ये सब पॉलिटिकल है। इसके अलावा यहाँ पर ये टेक्सटाइल पार्क वाला है, इसे अभी डिटेल के अंदर देखेंगे। टेक्सटाइल पार्क के अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे टिम्बर वगैरह के बारे में है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहाँ पे कुछ टिम्बर के रिजर्व्स, उनको अभी जैसे है ना, वहाँ पर जो है तस्करी वगैरह हो रही थी, तो उसके बारे में पता किया गया। उसके अलावा क्या चीज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह चलता रहता है। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जो कोई भी यूट्यूब में देख रहा है, जो कोई भी लाइव देख रहा है, तो आप जो है लाइव चैट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फ्रॉम सी ए के अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कल के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। विच कमिटी रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ सीबीआई? गडगिल कमेटी, सांतानाम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी और स्वर्ण सिंह कमेटी। वैसे ये फेयरली बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक पता है तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और और जो है, ठीक है, ये चीज़ होगी अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन सीबीआई टेक अप? तो इसमें से कौन कौन से केसेस सीबीआई उठा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है। करप्शन केसेस, मेंटेनिंग, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है, मेंटेनिंग स्टैटिस्टिक्स ऑन क्राइम्स, ठीक है, तो ये भी चीज़ करता है केसेस के अंदर। छोड़ो, व्हाट ऑल फंक्शंस सीबीआई कैन परफॉर्म, ऐसा कुछ आप रख सकते हो, ठीक है। तो मेंटेनिंग स्टैटिस्टिक्स ऑन क्राइम्स, उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग सुसाइड बॉम्बिंग्स, केसेस ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस और केसेस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ कस्टम्स और टैक्सेस, समझ में आया, ठीक है। केसेस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ कस्टम्स एंड टैक्सेस, यहाँ पे ये सारे आपके ऑप्शन हैं, 134, 1245 और 12345, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कंसिडर। कंसिडर द फॉलोइंग के अंदर बनिहाल पास जेएनके के अंदर है कि नहीं है, शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है, चंगला लद्दाख में, माना पास हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसके अंदर ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर्स, ओनली थ्री पेयर्स, ऑल फोर पेयर्स, ठीक है। तो इनमें से आपको चुनना है। फिर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग के अंदर देखो, कार्पेथियन माउंटेन्स पोलैंड के अंदर, सोडेटिक माउंटेन्स चेक रिपब्लिक के अंदर, हर्ज माउंटेन्स फ्रांस और सेवेनीज जो है वो जर्मनी के अंदर है कि नहीं है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है 1, 1, 3, 4 और 1 और 2, ठीक है। इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बाकी कुछ लेक्चर्स के लिंक भी डाल रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। ये कुछ पुराने लेक्चर्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और आप जो है इनमें से अगर किसी लेक्चर को बाद में लेटर डेट पे देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस के अंदर भी इन्हें सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, देखो ये जो है टेलीग्राम ग्रुप का ये वो है क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो आप फ्रीली जो है उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। वी विल अलॉट रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है ये भी डिस्कशन ग्रुप टाइप में है, तो यहाँ पर भी आप अपने जो है क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं, डिस्कशन वगैरह, कुछ टॉपिक वगैरह है, तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, महाराष्ट्र यूपी अमंग 7 स्टेट्स टू गेट टेक्सटाइल पार्क्स। तो यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क्स की बात हो रही है। टेक्सटाइल पार्क्स की ये जो न्यूज़ है ये 2021 से चल रही है, ठीक है, 2021 से चल रही है। क्या है सीन, क्या है सीन समझाता हूँ आराम से। देखो 2021 के अंदर एक पीएम मित्र
स्कीम आई थी, या मित्र योजना टाइप आप कह लो, ये आई थी, ठीक है, पीएम मित्र स्कीम। अब पीएम मित्र स्कीम के अंदर क्या था, पीएम मित्र स्कीम के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं बेनिफिट बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ के अंदर टेक्सटाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, टेक्सटाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या चीज़ है, टेक्सटाइल की ये जो इनको बूस्ट वगैरह तो दिया ही जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ जो है शहर उनको पर्टिकुलरली डेवलप किया जाएगा फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जिसके अंदर 5F के ऊपर फोकस किया जाएगा। किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? 5F के ऊपर। अभी देखते हैं 5F क्या है ना। और क्या चीज़ है, और जो है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी जो है स्पेशल फोकस किया जाएगा, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्पेशल फोकस डाला जाएगा। जिससे क्या चीज़ होगी, जिससे जो है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज़्यादा बून मिलेगा। बांग्लादेश वगैरह और जो नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके साथ भी अपन आराम से कॉम्पीट कर पाएंगे, और उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं एक लार्जर स्केल पे इस चीज़ को ले जा पाएंगे। यहाँ पर देखो 5F क्या चीज़ है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, समझ में आया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। उसके अलावा पीएम जो ये मित्र स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम, समझ में आया, ठीक है, मेगा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम, ठीक है। और क्या चीज़ है, इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह के लिए। कुछ कुछ जो है 7 स्टेट्स के अंदर इनको आइडेंटिफाई किया गया है। 2026 से लेकर के 2027 की डेडलाइन है, समझ में। यहाँ पर देखो ये इसी के बारे में वापस से कुछ दे रखा है। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल किसके अंदर है, तो सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर, पीपीपी के अंदर चलेगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, क्लियर नहीं है तो इसको जूम कर देते हैं। और क्या चीज़ें, फीचर्स क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी तो उनका वेस्टेज वगैरह भी काफ़ी सारा क्रिएट होगा, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह के ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के अलावा कुछ जो है टैक्स रिफॉर्म्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, सॉरी टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, है ना। वेयर कहाँ पर होगा ये, तो 7 स्टेट्स अभी आइडेंटिफाई की गई है। 2026 से लेकर के 27 की डेडलाइन है। डेटा ऑन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के ऊपर ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल जो है इंडिया की जीडीपी का 2.3% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो यहीं से निकलता है। 21% एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो 2.3%, 7% एंड 21%, क्या 2.3% जीडीपी टेक्सटाइल, ठीक है, 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट टेक्सटाइल, ठीक है, 21% एम्प्लॉयमेंट अगेन टेक्सटाइल, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लिया है जिसके अंदर जो है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स को पूछा है कि भाई आप अपने अपने एफिडेविट्स वगैरह फाइल करो और आप बताओ कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। केस क्या है, केस एक माइनर जो है उन्होंने पिटीशन डाली है, पिटीशन पीआईएल लगाई है, जिसके अंदर ये बोला है कि भाई गडगिल रिपोर्ट जो है, गडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, 2010 के अंदर ये जो है बन गई थी, ठीक है, कमीशन बन गई थी, कमेटी बन गई थी, अभी तक इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और वापस जो है दूसरी कमीशन कमेटी वगैरह भी बनाई गई, उसके बाद उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो हमें तो वापस गडगिल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नाउ गडगिल की कहानी आप समझो आराम से। क्या हुआ था कि ये जो है पूरी की पूरी, क्या हुआ था कि देखो क्या पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और गडगिल कमीशन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। स्टोरी समझाता हूँ। स्टोरी इतनी सी है कि वेस्टर्न घाट्स आपको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से बार बार ये डिमांड उठी कि भाई वेस्टर्न घाट्स को सेव किया जाए। यहाँ पर जो कंटिन्यूस माइनिंग, क्वारिंग, सैंड माइनिंग है ना, उसके अलावा जो है और अदर जैसे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह और ऐसी जो अदर एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया जाए और यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर जो है इकोलॉजी को सेव किया जाए, समझ में आया, ठीक है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को सेव किया जाए। नाउ द थिंग इज़
कि इसी रिगार्डिंग के लिए, इसी चीज़ के लिए जो है एक गडगिल कमीशन बैठाई गई थी। ये जो गडगिल कमीशन थी ये डॉक्टर माधव गडगिल, ठीक है, इनके अंदर बैठी थी। अब मतलब इनकी चेयरमैनशिप में बैठी थी। अब इस कमीशन ने जो है कुछ हार्श रिकमेंडेशंस दी थी। वो कौन सी रिकमेंडेशंस हैं अभी पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कुछ हार्श रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं, कंसर्न स्टेट्स हैं, उन सारी स्टेट्स ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। तो प्लान आगे नहीं बढ़ा और एक नई कमीशन बिठाई गई। अब कंसर्न स्टेट्स कौन कौन सी समझो। देखो वेस्टर्न घाट्स की बात हो रही, तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन कौन सी कंसर्न है। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला और केरला के बाद तमिलनाडु। समझ में आया, ठीक है। इन सारे रीजन्स के अंदर वेस्टर्न घाट्स फॉल करते हैं। तो ये जितनी की जितनी 6 की 6 जो स्टेट्स हैं, इन 6 की 6 स्टेट्स ने इन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं बहुत ज़्यादा हार्श है और इससे रीजन की इकोनॉमी और लाइवलीहुड, पीपल के लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पीपल की जो लाइफ चांसेस, लाइफ चॉइसेस हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। समझ में। फिर एक नई कमेटी बिठाई गई। नई कमेटी का नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने भी कुछ कुछ अलग अलग रिकमेंडेशंस दी। ये कंपैरेटिवली थोड़ी माइल्ड थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भी जो है अपने पॉलिटिक्स वगैरह चलती रही, ठीक है, और यहाँ पर भी वो खेल चलता रहा कि ये बायस्ड हैं, ये हैं, ये वो हैं, और अभी तक इन्हें भी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। समझ में आया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है, सिर्फ ये माइनर ही नहीं है बल्कि और भी वहाँ पे जो एनजीओज वगैरह अलग अलग वेस्टर्न घाट्स वगैरह के अंदर काम करते हैं, उन सारों ने जो है मिल के यहाँ पर पिटीशन को सपोर्ट करा और अब इसको जुलाई के लिए लिस्ट वगैरह करा जाएगा। यहाँ पर पढ़ते हैं अपने काम की क्या चीज़ है। सबसे पहले गडगिल कमेटी, अगर क्लियर नहीं हो तो लिख देना है ना, ये फ़ोटो अगर क्लियर नहीं हो तो लिख देना, और वैसे अगर यूट्यूब वगैरह पे देखो तो फिर उसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे टेलीग्राम में इसको अपलोड कर दूंगा वापस से, ठीक है। देखो सबसे पहले गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी जो है 2010 के अंदर फॉर्म हुई थी और इसने इन सारी रिकमेंडेशंस के अलावा वेरियस अदर भी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन अपन इनके ऊपर फोकस करेंगे। इतनी सारी रिकमेंडेशंस अपने लिए पढ़ने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया, ठीक है, समझना। प्री में भी का मतलब है मेंस में आने के तो चांसेस है ही हैं। प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ दीज इसमें से कौन सी जो है वो गडगिल कमीशन ने रिकमेंड नहीं करा था। क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली बड़े नहीं होते। मेरा तो मतलब मेरा अनुमान ये है कि भाई 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 स्टेटमेंट आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, और उन स्टेटमेंट्स के अंदर आपको पूछा जाएगा कि जो है सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसलिए पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। प्लस प्री मेंस के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस जो है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टर्न घाट्स को सेव करने के लिए क्या किया जाए। समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के अंदर भी लिख सकते हैं, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अंदर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हाट ऑल measures have been advised and what all can further be done to save Western Ghats। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखो, 10 mm का क्वेश्चन, 7 मिनट्स, ठीक है, तो इसमें आप लिखो, ठीक है। चलो अब देखते हैं गडगिल कमीशन, गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी के अंदर यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें, डिवाइडेड एंटायर वेस्टर्न घाट्स इनटू ESG। व्हाट इज दिस ESG? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। समझ में आया, इकोनॉमिकली सेंसिटिव नहीं है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव। कमेटी कमीशन जो है ये किसके रिगार्डिंग है? एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है, तो इकोनॉमी के ऊपर फोकस नहीं करा जाएगा। समझ में आया, हमेशा याद रखना एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की जो फाइट चलती है, ठीक है, वो जो है कंटिन्यूस फाइट है, जिसके अंदर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जो बीच का रीजन है, अपन को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसके अंदर इकोनॉमी भी आ जाती है और एनवायरनमेंट भी आ जाता है। समझ में आया, ठीक है, वरना खाली एनवायरनमेंट को सेव करने जाएंगे इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, खाली इकोनॉमी को सेव करने जाएंगे एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। दोनों से ही सफ़र कौन करेंगे? दोनों से ही ह्यूमन बींग्स सफ़र करेंगे। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब समझो, अब समझो। सबसे पहले
डिवाइडेड एंटायर वेस्टर्न घाट्स इनटू डिफरेंट इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स। पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है 6 की 6 स्टेट्स, इसके अंदर जो है अलग अलग रीजन्स को 6 अलग अलग मतलब जो है मल्टीपल अलग अलग जोन्स के अंदर बांट दिया, जैसे कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब 1 2 3 से क्या होगा, जैसे अपने सिस्मिक एक्टिविटी वाले जोन है, जोन 1 जोन 2 जोन 3 है ना, वैसे ही अगर इन्हें भी बांट देंगे तो उनको प्रोटेक्शन अलग अलग प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जोन 1 को मैक्सिमम प्रोटेक्शन, जोन 2 को उससे कम, जोन 3 को उससे कम, समझ में आ। तो डिवाइडेड एंटायर वेस्टर्न घाट्स इनटू डिफरेंट इकोनॉमिक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स। सेकंड, फेज आउट माइनिंग इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, ठीक है। तो ESZ1 जो है उसके अंदर माइनिंग को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया जाए, धीरे धीरे बंद कर दिया जाए अगले 5 सालों के अंदर अंदर, जो है कमीशन कमेटी 2010 के अंदर फॉर्म हुई है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगले 5 सालों के अंदर धीरे धीरे माइनिंग को कंप्लीटली हटा दिया जाए ECZ के अंदर। उसके अलावा जो ECZ 2 और 3 है उसके अंदर भी जो परमिट वगैरह देने की जो टाइमलाइन है उसको इनडेफिनेट कर दिया जाए, मतलब आसानी से बिल्कुल भी ना दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तब जाके यहाँ पर परमिट्स वगैरह दिए जाएं ECZ 2 और 3 के अंदर, ठीक है। और जो माइंस हैं भी, जो माइंस ऑलरेडी हैं उन्हें तो ऑपरेट करने दिया जाए, नई माइनों को ना बनाया जाए और इफेक्टिव सोशल ऑडिट्स करी जाए जो ऑलरेडी माइंस हैं उनके अंदर, समझ में। उसके अलावा फेज आउट प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स को धीरे धीरे पूरी तरीके से फेज आउट कर दिया जाए। इसके ऊपर मल्टीपल गवर्नमेंट ने जो है मल्टीपल बार अलग अलग चीज़ें करी है, जैसे अभी लास्ट ईयर 2021 के अंदर जो है 2020 में ये चीज़ आ गई थी कि 2021 में फर्स्ट जुलाई 2021 से प्लास्टिक बैग्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी 2023 आ चुका है, आज भी जो है इनको जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फेज आउट प्लास्टिक बैग, ये चीज़ हो गई। प्रोहिबिट न्यू रेड एंड ऑरेंज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो नई रेड एंड ऑरेंज इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रोहिबिट किया जाए, नई ना बने, पुरानी जो है उन्हें भले काम करने दिया जाए। व्हाट इज रेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। रेड और ऑरेंज इंडस्ट्रीज क्या होती है, सबसे पहले रेड इंडस्ट्रीज अगर देखें तो जो माइनिंग से रिलेटेड होती है, क्वारिंग से रिलेटेड होती है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, सैंड माइनिंग हो गया, है ना। उसके अलावा न्यू टाउनशिप वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। इससे थोड़ा सा नीचे जो है इंटेंसिटी की वो ऑरेंज इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह और अदर एक्टिविटीज़ हो गया, समझ में। GM क्रॉप्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया कि पूरे के पूरे रीजन में कहीं पर भी GM क्रॉप्स नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर बात को समझना, GM क्रॉप्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है, ठीक है। GM क्रॉप वैसे भी न्यूज़ में रहता है। GM क्रॉप के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है जिसके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चन बन चुके हैं। क्या नाम है इसका, BT कॉटन नाम है इसका। तो BT कॉटन क्यों इंपॉर्टेंट है, BT कॉटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यहाँ पे BT कॉटन आई, दूसरा यहाँ पे गडगिल कमेटी आई, और तीसरा यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आया, जिस वेस्टर्न घाट्स के अंदर क्या आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जिसके अंदर महाराष्ट्र कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट तो गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, BT कॉटन के ऊपर, समझ में आया। ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र के अंदर, और BT कॉटन महाराष्ट्र, इवन कर्नाटका के अंदर भी, ठीक है, कर्नाटका के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा BT कॉटन की खेती होती है। अगर इसे कंप्लीटली बैन कर दिया जाए तो कितने सारे फार्मर्स का लाइवलीहुड चला जाएगा, समझ में आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं किया जाए, देखो कहानी समझना, मैंने ऐसा क्यों बोला, इन दोनों के अंदर ह्यूमन सफ़र करने वाले हैं, इकोनॉमी को प्रेफरेंस हो या फिर एनवायरनमेंट को। क्योंकि लेट से कि अपन इकोनॉमी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन बना के देखते हैं। अगर इकोनॉमी को प्रेफरेंस देते हैं तो अपन क्या करेंगे, किसी भी टाइप की माइनिंग हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप का बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, अपन उसको सैंक्शन कर देंगे फटाफट, समझ में। जिसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे एनवायरनमेंट, जो बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, उसके अलावा वहाँ का जो इकोलॉजी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सफ़र होगा और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मरती जाएगी। जिनके मरने की वजह से क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सफ़र करेगी, क्योंकि ये भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों से किसको फ़ायदा हो रहा था, ह्यूमंस को फ़ायदा हो रहा था। अगर ये सब चीज़ें चली जाएगी तो नुकसान किसको होगा, ह्यूमंस को नुकसान होगा, समझ में। अगर पूरी तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर ही फोकस किया जाए तो क्या चीज़ होगी, तो फिर अपन क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे घर नहीं बनाना, यहाँ पे स्कूल नहीं बनाना, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनानी, यहाँ पे रोड नहीं बनानी, यहाँ पे रेलवे नहीं बनानी, तो अपन क्या करेंगे, अपन नोमैडिक्स की तरह रहेंगे, समझ में, जंगली जानवरों की तरह अपन भी रहने लग जाएंगे। तो अपने जितने भी लाइवलीहुड हैं, अपने जो स्कूल हैं, अपने जो चिल्ड्रन हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाएगी, समझ में, ठीक है। तो कंप्लीटली एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस नहीं किया जा सकता। एक बीच का बैलेंस ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस के अंदर यहाँ पे आप मिडिल पाथ की भी बात कर सकते हो, ठीक है, अगेन बुद्धा, ठीक है।
तो देखो चीज़ों को इंटरलिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एथिक्स और जो आर्ट एंड कल्चर टाइप की चीज़ है उसको यहाँ पर अगर आपने जोड़ दिया एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, इकोनॉमी के साथ, तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाएगी ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज इन्होंने बोली कि कोई भी नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाए जाएंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन इन्होंने बना दिए हैं, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, इस चीज़ का रिजल्ट क्या निकला भाई, रिजल्ट ऑब्वियस है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो गई, अभी मैंने आपको पूरा कहानी बताई, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है, आप खुद लॉजिक लगाओ। इसका रिजल्ट होगा कि जितनी 6 की 6 स्टेट्स थी उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नन ऑफ द 6 स्टेट्स एक्सेप्टेड, मतलब किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा। देयरफॉर जिसकी वजह से क्या चीज़ हुई, जिसकी वजह से कस्तूरी रंगन कमेटी बिठाई गई 2012 के अंदर। कब बिठाई गई, 2012 के अंदर। कस्तूरी रंगन कमेटी ने सबसे पहली बात तो ये ऑब्जर्व करी कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल जो कि गडगिल कमेटी ने लगाया, ये जो है बेस्ट सूटेड नहीं है रीजन के लिए। वन साइज फिट्स फॉर ऑल का मतलब समझो, 6 स्टेट्स हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, है ना, और 6 की 6 स्टेट्स पे अगर आप एक ही पॉलिसी लगा दोगे तो कैसे काम करेगा, वो काम नहीं करेगा, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए आपको जो है एक एक रीजन के लिए अलग अलग जो है पॉलिसीज़ वगैरह केयरफुली डिज़ाइन करनी पड़ेगी, केयरफुली टेलर करनी पड़ेगी, समझ में आया। जिसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी और लाइवलीहुड के लिए बेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपनी कुछ जो है रिकमेंडेशन वगैरह दी, जिस रिकमेंडेशन के अंदर पहला पार्ट था कि भाई वेस्टर्न घाट्स जो है, पूरा जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, ठीक है, देखो पूरा जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, इस वेस्टर्न घाट्स के रीजन को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाए। 60% एरिया जो है, 60% एरिया जो है वो किसको दे दिया जाए, वो मतलब किसके अंदर कंसिडर किया जाए, तो कल्चरल लैंडस्केप के अंदर कंसिडर किया जाए। कल्चरल लैंडस्केप जिसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगे, प्लांटेशन और एग्रीकल्चर भी होगा, समझ में आया, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। जो 40% एरिया है, इस 40% एरिया को भी 2 पार्ट में बांट दिया जाए, 37% एंड 3%। अब जो 37% एरिया है ये तो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, नेचुरली इंपॉर्टेंट है। इस 40% को नेचुरल लैंडस्केप के तौर पे कंसिडर किया जाए। दिस इज कल्चरल लैंडस्केप एंड दिस इज नेचुरल लैंडस्केप। नाउ नेचुरल लैंडस्केप के अंदर भी 37% एरिया जो अराउंड 60,000 किलोमीटर्स का हुआ, ठीक है, इस 60,000 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इसको इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाए। अब कहानी समझना, ओवरऑल जो एरिया है वो 60,000 यहाँ पर इन्होंने जो बनाया वो 60,000 किलोमीटर्स का ही बनाया। 60,000 किलोमीटर्स इज़ वेरी 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 एंड वेरी स्मॉल, समझ में आया, ठीक है। जितना गडगिल कमेटी ने बनाया था, गडगिल कमेटी ने एंटायर जो वेस्टर्न घाट था उसको जो है एक बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा छोटा पॉकेट लिया है। 60,000 किलोमीटर्स का आपको मतलब ही नहीं पता। 60,000 किलोमीटर्स मतलब इससे बड़ा हमारा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो है ठीक है। तो जो है इतना इन्होंने बनाया। अब इस बात को समझो, अब इस बात को समझो, ठीक है। 3% ये चीज़ होगी, ठीक है। अब 3% जो एरिया है, इस एरिया को इतना ज़्यादा उस जोन के अंदर नहीं रखा जाए, बाकी एरिया को जो है अलग से कंसिडर किया जाए। लेकिन यहाँ पर भी इकोलॉजिकल यहाँ पर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जो स्कूल्स के एरिया है, उन स्कूल्स के एरिया को भी जोड़ दो, समझ में आया, ठीक है। तो ये इतना पूरा एरिया जो है ये 40% के अंदर आ गया, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेकंड रिकमेंडेशन देखो, सेकंड के अंदर एक्टिविटीज अफेक्टिंग इकोलॉजिकली बैंड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। तो ESE की इन्होंने बात करी है और उन्होंने इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की बात करी थी, ESZ की बात करी थी, समझ में आया। इनको मिक्सअप भी करोगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिकमेंडेशंस है लार्जली उन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। इसमें याद रखना है 60-40 का रेशियो है और उसमें जो है अलग अलग जोन्स बांट रखे हैं, 1 2 3, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो, एक्टिविटीज अफेक्टिंग इकोलॉजिकली बैंड इकोलॉजी आर बैंड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स, समझ में आया, ठीक है। किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, माइनिंग, क्वायरिंग, ये वो कुछ भी हो गया जो कि जो है यहाँ पर इकोलॉजी को अफेक्ट करेगी, उसे बैन कर दिया जाए। थर्ड चीज, इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन ग्रोथ। तो ग्रीन ग्रोथ के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो। पैसा नहीं है लोगों के पास, सपने दिखा रहे हो, कैसे काम चलेगा। श्रीलंका का एग्जांपल समझो। श्रीलंका के अंदर जो है
वन नाइट के अंदर ये बात बोली गई कि ओवरनाइट जो है आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करो और कंप्लीटली जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी केमिकल चीज़ें हैं, उन सबको बैन कर दिया गया और उसकी बजाय बात करी गई ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसका रिजल्ट क्या था? जिसके रिजल्ट ये था कि श्रीलंका अभी तक क्राइसिस के अंदर है। समझ में आया? ठीक है, मोर देन 1.5 ईयर हो चुका है, अभी तक श्रीलंका क्राइसिस के अंदर है। अब इस कहानी को समझो। इसी तरीके से यहाँ पे पैसा है नहीं, आप बातें कर रहे हो ऊंची ऊंची कि भाई माइनिंग बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, लोगों की जॉब लॉस कितना ज़्यादा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो जॉब लॉस भी आपको समझने वाली बात है। जॉब लॉस कितना ज़्यादा होगा? एक फैक्ट्री लगती है, उस फैक्ट्री के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री ओनर को फ़ायदा होता है। समझ में आया? उस फैक्ट्री की वजह से क्या होता है, उस फैक्ट्री के अंदर लेट से 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, है ना। 100 से तो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन 100 एम्प्लॉयज़ भी अगर अपन पकड़ते हैं तो इन 100 एम्प्लॉयज़ के साथ में जितने भी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि इनकी मदर, इनके फादर, इनकी वाइफ, इनके जो है 2 बच्चे, ठीक है, तो इन सारे लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा होता है। समझ में आया? ठीक है, तो 600 पीपल, 100 से 600 पीपल को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली फ़ायदा कितने लोगों को होगा? इनडायरेक्टली फ़ायदा जो है, अब ये जो जो चिल्ड्रन हैं, ये जो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? ये शॉपकीपर के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ टॉफ़ी वगैरह खरीदेंगे, तो शॉपकीपर को फ़ायदा होगा, शॉपकीपर से डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरी फैक्ट्री को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो स्पिल ओवर इफेक्ट बनता है, समझ में आया? ठीक है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा देता है एक फैक्ट्री के बनने से। अब इस एक फैक्ट्री के बैंड होने से, बंद होने से वापस से पूरी की पूरी इकोनॉमी को लॉस भी होगा। समझ में आया? ठीक है, इधर से भी स्पिल ओवर है, इधर से भी स्पिल ओवर है, इधर से पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है? फोर्थ, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कोडागू कॉफ़ी प्लांटर्स जो हैं उनके मॉडल को रोल मॉडल के तौर पे ट्रीट किया जाए। अब जो कोडागू कॉफ़ी प्लांटर्स हैं, कोडागू कॉफ़ी प्लांटर्स कैसे ये जो है क्या काम करते हैं, कैसे कॉफ़ी प्लांटिंग वगैरह इनकी क्या फेमस है, तो ये इकोनॉमी को, एनवायरनमेंट को एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि अगर ये बाकी के रीजन में एम्प्लॉय कर दिया जाए, अगर इस टेक्निक को बाकी के रीजन में एम्प्लॉय कर दिया जाए, तो जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो इफेक्ट है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। समझ में आया? तो कोडागू कॉफ़ी प्लांटर्स याद रखना। प्री के अंदर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि गडगिल और ये जो कस्तूरी रंगन है यहीं से आए। प्री के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कोडागू कॉफ़ी कहाँ की फेमस है। समझ में आया? कोडागू कॉफ़ी कहाँ पर होती है, और फिर उसके अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है? फिफ्थ देखो, रेड इंडस्ट्रीज को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, ऑरेंज इंडस्ट्रीज जो है उन्हें बैन नहीं किया जाए। ठीक है, और उसके अलावा ये जो रेड इंडस्ट्रीज है ये भी कहाँ पर? उस 37% एरिया के अंदर जिसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कंसिडर किया गया है। समझ में आया? उसके बाद क्या चीज़ है? वे फॉरवर्ड। अब ये तो सब यहाँ पर बात हो गई, अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई अभी तक इनको कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो क्या किया जा सकता है, अपन आगे क्या वे फॉरवर्ड पुट कर सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर गडगिल कमेटी का, या फिर जो है जो अपनी क्या नाम है, कस्तूरी रंगन कमेटी हो गया, ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी का इनका डायरेक्टली जिक्र नहीं पूछते हैं, तो आप इनको मेंशन करके इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। एक बात, दूसरी बात, आप अपने वर्ड्स में भी इनमें से कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हो। एज इट इज़ कॉपी मत करना, फिर वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और जो है वे फॉरवर्ड के अंदर, अब यहाँ पे जो चीज़ें लैक कर गई, हो सकता है कि वे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे जो चीज़ें लैक कर गई उनको देखते हैं। सिंपल है, ठीक है, लॉजिक लगा यहाँ पर, समझो। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोडागू वगैरह ये तो आप ठीक है इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात हुई है ना कि अभी तक जो है यहाँ पर ESA वगैरह 37% एरिया तो इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उस 37% के अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी तक बाकी है। समझ में आया? ग्रेडिंग करना बाकी है। समझ में आया? अब ग्रेडिंग करना कैसे बाकी है? जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ट्राइबल एरिया के अंदर उन्होंने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया। ठीक है, उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर उन्होंने क्या करा, कुछ जो जैसे स्लम डेवलपमेंट वगैरह करते हैं वैसे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए। उन जितने भी ट्राइबल्स थे उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रही, और उनमें कोई भी नहीं रहता है, वो बिल्डिंग्स अभी तक खाली है। स्लम डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ, स्लम डेवलपमेंट के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई ताकि झोपड़पट्टी खत्म हो सके, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उन स्लम्स को बेचना, उन फ्लैट्स को बेचना शुरू कर दिया। फ्लैट बनाए किसने? गवर्नमेंट ने बनाए। गवर्नमेंट ने फ्री में प्रोवाइड करे स्लम डवेलर्स को, और इन स्लम डवेलर ने क्या करा, इन फ्लैट्स को तो बेचना शुरू कर दिया और उन फ्लैट की जगह वापस से झोपड़पट्टी में रहना शुरू कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो अगर इस तरीके से पॉलिसीज़ को ढंग से प्लान नहीं किया जाए, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्लान नहीं किया जाए, तो फिर ये लॉस होता है। समझ में आया? वन साइज फिट्स फॉर ऑल, इस बात को समझना। ये जो है वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये बहुत लंबे समय तक
बहुत लंबे समय तक इंडिया के अंदर, ठीक है, स्पेशली जो है 2008 से पहले मान लो आप, ठीक है, 2008 और उससे पहले बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चली है, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज़, जिसके अंदर एक पॉलिसी बनाते हैं बहुत ऊपर से और उस पॉलिसी को ट्रिकल डाउन करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ से पॉलिसी बनाएंगे और फिर नीचे 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 ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ में आया? आपको नीचे पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी और उन पॉलिसीज़ को ऊपर उठाना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज समझो, यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो माइक्रो लेवल के ऊपर स्टडी करने की जरूरत है एट ग्राउंड फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के भी अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग जो है स्टडी वगैरह ढंग से प्लान करो, समझ में आया? ठीक है, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे के सारे रीजन्स के लिए आप क्या करो कि भाई पहले इसके लिए बनाया, फिर इसके लिए बनाया, फिर इसके लिए बनाया, फिर आज से 20 साल बाद जो है आपने वो प्रोवाइड करा, ठीक है, तो इतना सब टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप जो है बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी कमेटी बनाओ और उस कमेटी के अंदर जो है, जैसे एआरसी की कितनी बड़ी कमेटी बनती है, ठीक है, तो अब उसके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारी कमेटीज बनती है, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी बड़ी कमेटी बनाओ जिसके अंदर उनको 2 या फिर 3 जगहों पर एक साथ एम्प्लॉय करो, समझ में आया? ठीक है, और उन 2 से 3 जगहों की एक साथ रिपोर्ट्स मांगो, जैसे मान लो कि भाई रिपोर्ट 1, ठीक है, कि XYZ कमेटी रिपोर्ट 1, उसके अलावा ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, इतना सब वहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है, XYZ कमेटी रिपोर्ट 1, फिर उसके बाद यही चीज़ जो है दूसरे एरिया के ऊपर लगाओ, अगले 3 एरिया के ऊपर, फिर अगले 3 एरिया के ऊपर, फिर अगले 3 एरिया के ऊपर, और रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4 ऐसे सब्सिक्वेंटली आती रहेगी, समझ में? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेकंड देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को जो है लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कैसे ये चीज़ होगी? थर्ड है ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, पहले पहले ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में जो है आपको अदर बातें करनी पड़ेगी। अगर अपन ये उम्मीद करें कि भाई लोगों से, जो विलेजर्स हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो इन चीज़ों को डायरेक्टली लगा देंगे, तो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, समझना? ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास तो जो है अगले दिन के खाने के भी पैसे हैं कि नहीं है ये भी उन्हें पता नहीं है। अगर वो यही सब चीज़ें करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो एक वन लाइनर न्यूज़ है, तो एक मूवी आई मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, तो इसके ऊपर वहाँ के एम्बेसडर, जो नॉर्वे के एम्बेसडर इंडिया के अंदर है, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोली कि नहीं ये फैलेसी और ये है वो है। यहाँ पर बस अपने ध्यान देने की चीज़ इतनी सी है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर चाइल्ड लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, ठीक है, और वो काफ़ी बार जो है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक हो जाते हैं। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है खूब सारी, समझ में आया? जिसके अंदर पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं होता, फिर भी उनसे जो है ज़बरदस्ती उनके चिल्ड्रन को ले लिया जाता है, समझ में आया? ठीक है, तो भाई आपके पास भी थोड़ा बहुत हक होना चाहिए, हाँ, चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये है, अभी भी यहाँ पर ऐसा है कि भाई एक केस चल रहा है, वो जर्मनी के अंदर चल रहा है, ये बेबी आरिया शाह जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अहमदाबाद के कपल हैं। अब ये इन्होंने इसके ऊपर अपन ने जो है वहाँ के चांसलर, जो प्राइम मिनिस्टर टाइप होते हैं, उनसे भी बात करी, उसके अलावा उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी बात करी, बट जो है अभी तक बात सुलझ नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, हॉर्स शू क्रैब्स डिसअपियरिंग ऑफ ओडिशाज कोस्ट। चलो, अभी तक में कोई डाउट है क्या? एक बार पहले ये बताओ, ये सब पढ़ा, इसके अंदर कोई डाउट है क्या? चलो एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर वापस आगे चलते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर पीएम मित्र स्कीम देखा। पीएम मित्र स्कीम के अंदर क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम 2026-27 का टारगेट लगाया गया है। 5F के ऊपर फोकस करा गया है, जिसके अलावा बोला गया है कि हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अलावा जो है टेक्सटाइल्स वगैरह के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह जैसी चीज़ें करेंगे, टैक्स वगैरह का जो है वहाँ पर इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एफ्लुएंट जो सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह है, उन सब के ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बनाए जाएंगे। कौन सी, टोटल 7 स्टेट्स के अंदर ये चीज़ होगी। डेटा अगर देखें टेक्सटाइल्स के ऊपर, तो 2.3% ऑफ GDP, 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड 21% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्सटाइल से जनरेट होता है।
सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे अपन ने वेस्टर्न घाट्स की पिटीशन, इसको अपन ने पूरा डिटेल के अंदर समझा, जिसके अंदर क्या है, गडगिल कमेटी 2010 के अंदर फॉर्म हुई थी। फेज़ आउट, माइनिंग को फेज़ आउट करने की बात करेगी, ठीक है, 5 साल के अंदर, किसमें, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 है उसके अंदर, और इफेक्टिव सोशल ऑडिट्स की बात करेगी माइंस के अंदर, ठीक है, ESG 2 और 3 के अंदर। उसके अलावा फेज़ आउट करने की बात करेगी प्लास्टिक बैग्स को, और उसके अलावा जो है नए जो रेड और ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ है उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। GM क्रॉप्स जो है, GM क्रॉप्स को बोला गया कि पूरे के पूरे एरिया के अंदर GM क्रॉप्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी नई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह नहीं बनाओ, समझ में आया। उसके अलावा रिजल्ट इन एरिया के अंदर, ठीक है, उसके अलावा रिजल्ट क्या निकला, जो 6 की 6 स्टेट्स हैं उनमें से किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा। देयरफॉर कस्तूरी रंगन कमेटी बनी 2012 के अंदर, जिस कस्तूरी रंगन कमेटी के अंदर क्या हुआ, वन साइज फिट फॉर ऑल, सबसे पहला इन्होंने जो है जो ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, उसके अंदर ये बोला कि जो गडगिल कमेटी की वन साइज फिट फॉर ऑल था, ये जो है इतना बेस्ट सूटेड नहीं है रीजन के लिए, इकोनॉमी के लिए और लाइवलीहुड के लिए, समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने सबसे पहली रिकमेंडेशन के अंदर वेस्टर्न घाट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, 60% और 40%। 60% के अंदर कल्चरल लैंडस्केप की बात करेगी, और ये जो कल्चरल लैंडस्केप है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स और प्लांटेशंस और एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। 40% जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है उसको नेचुरल लैंडस्केप के अंदर क्लासीफाई करा गया है, और इस 40% एरिया के अंदर भी 37% जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर जो है कंसिडर करा गया। अब ये जो ESA था, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये करीबन कितना है, ये अराउंड 60,000 किलोमीटर्स है ना, और इस 60,000 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर जो है एक्टिविटीज़ और अफेक्टिंग इकोलॉजी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। ग्रीन ग्रोथ के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ ग्रीन ग्रोथ के लिए इंसेंटिव्स ही नहीं बल्कि कोडागू कॉफ़ी प्लांटर्स जो हैं उनकी भी तारीफ करी गई एज अ रोल मॉडल। उनको कहा गया कि भाई आप इसको रोल मॉडल के तौर पे यूज़ कर सकते हो, जो कि इकोनॉमी, सस्टेनेबल, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट तीनों को बैलेंस करते हैं। उसके अलावा रेड इंडस्ट्रीज़ को बैन कर दिया गया, है ना। रेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कॉरिंग आता है, सैंड माइनिंग आता है, माइनिंग आता है, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह आते हैं ना, न्यू टाउनशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ को बैन नहीं करा गया, लेकिन नई ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ बनाने से आप रेस्ट्रेन करें। उसके अलावा वे फॉरवर्ड की बात करें, अब अपन बात करें तो माइक्रो लेवल स्टडी की जा सकती है ग्राउंड के ऊपर अलग अलग रीजन्स के लिए, वो भी उन रीजन्स के अंदर भी अलग अलग एरियाज़ के लिए। सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स अपन को लेने चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स के अलावा ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के जो स्मॉल एंड पेटी बिजनेसमैन वगैरह उन सबको, ठीक है। ये एक 1 लाइनर न्यूज़ अपन ने देखी। नेक्स्ट देखो, हॉर्स शू क्रैब्स डिसअपियरिंग ऑफ ओडिशा कोस्ट, साइंटिस्ट वरीड। नाउ ये ऐसे कुछ हॉर्स शू क्रैब्स हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं, अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ हॉर्स शू क्रैब्स हैं। अब ये हॉर्स शू क्रैब वहाँ पे इनकी जो है उड़ीसा कोस्ट के ऊपर पाए जाते थे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इनके बारे में अगर बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी अपने आप में डीप सी एनिमल है। क्या है? डीप सी एनिमल है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डीप सी एनिमल होने के अलावा ये जो है ये सिर्फ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर, सुंदरबन कोस्ट के ऊपर, इन सारी कोस्ट में आते हैं। किसके लिए? इन सारे बीचेस पर आते हैं, किसके लिए? स्पॉनिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, समझ में आया, ठीक है, एग्स वगैरह ले करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि अब जो है एनवायरनमेंट वगैरह को भी डैमेज हो रहा है, तो उससे इशू आ रहा है। प्लस सेकेंड चीज़ ये भी है कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो एग्स वगैरह ये ले भी करते हैं वो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो उनको भी कई बार बहुत ज़्यादा लॉस होता है, समझ में, इन एग्स को भी। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये जो है इन्हें कंसिडर किया जाता है ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर। अब ये हर दूसरे को करते रहते हैं, हर दूसरे तो नहीं लेकिन ऐसे काफ़ियों को करते हैं कि भाई ये भी ओल्डेस्ट लिविंग है, वो भी ओल्डेस्ट लिविंग है, वो भी ओल्डेस्ट लिविंग है, ठीक है। तो इन्हें भी ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर कहा जाता है कि भाई अपना आप में लिविंग फॉसिल फ्यूल है, सॉरी लिविंग फॉसिल है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब यहाँ पर ये जो आते हैं अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा, क्योंकि मेडिसिनली ये जो है प्राइसलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। और अलग अलग ड्रग्स बनाने के साथ साथ, अलग अलग वैक्सीन बनाने के साथ साथ, अलग अलग जो देखो ये रेजेंट, ठीक है, रेजेंट बनाने के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, अब ये जो कम हो जाएंगे तो यहाँ पर आप इस बात को समझो, यहाँ पर क्या नोटिस करा गया, इस बार कोई बड़ा साइक्लोन वगैरह भी नहीं था, ठीक है।
इस बार कोई बड़ा साइक्लोन वगैरह भी नहीं था उड़ीसा कोस्ट के ऊपर, उसके बावजूद भी पॉपुलेशन कम है। तो उसके बावजूद भी अगर पॉपुलेशन कम है तो फिर वो जो है थोड़ा डेंजरस मामला हो जाता है। ये इतने लंबे टाइम तक क्यों सर्वाइव कर पाए, ठीक है, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, यहाँ कहीं लिखा हुआ, ठीक है। डीप सी एनिमल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चांदीपुर और जो है चांदीपुर और बलराम गाड़ी कोस्ट इनके ऊपर देखने को मिलते हैं। चांदीपुर के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पहले 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, अर्दोगान। फाइनली ये यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर क्या है, आप सभी को पता होगा कि भाई फिनलैंड बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है ना। फिनलैंड बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है किस चीज़ की, नेटो को ज्वाइन करने की, किस चीज़ की, नेटो को ज्वाइन करने की। और इसके बीच में रोडा कौन बना हुआ था, इसके बीच में रोडा बना हुआ था टर्की। टर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है और टर्की नहीं चाह रहा था कि भाई फिनलैंड जो है नेटो का मेंबर बने। अब यहाँ पे इन दोनों लीडर्स की कुछ कुछ मीटिंग हुई, जिस लीडर की मीटिंग के बाद यहाँ पर टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, टर्की के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी टर्किश प्रेसिडेंट, ठीक है, तैयब एर्दोगान, इन्होंने ये बात बोली है कि भाई वहाँ के पार्लियामेंट को कि भाई आप इनके लिए कुछ वोटिंग वगैरह करो, इनके फेवर में वोटिंग करो, और जो भी बात हुई है। तो अब फाइनली ऐसा उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि भाई फिनलैंड ज्वाइन कर ले। देखते हैं फिनलैंड कहाँ पर है। फिनलैंड ने और स्वीडन ने लास्ट ईयर जैसे ही ये यूक्रेन के अंदर वॉर वगैरह छिड़ी थी, इन दोनों ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था। क्या नॉर्वे भी नेटो का मेंबर है? नहीं, नॉर्वे नेटो का मेंबर नहीं है। समझ में? नेटो क्या चीज़ है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस और कनाडा, ये सारी की सारी कंट्रीज आती है। इस नेटो के अलावा ऐसी क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी अभी एग्जिस्ट करती है? हाँ, सेंटो और सिएंटो, सॉरी सेंटो और सिएटो, ठीक है, ये दोनों भी अभी एग्जिस्ट करती है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कोल्ड वॉर के टॉपिक्स हैं सारे के सारे। अब देखो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ने अप्लाई करा था, है ना, और अभी इनके ऊपर जो है टॉक्स चल ही रही है, ठीक है, एप्लीकेशन चल रही है एक्सेप्ट करने की। फिनलैंड का इशू ये है कि फिनलैंड और टर्की के ज़्यादा रिलेशन कॉर्डियल नहीं है, इसलिए टर्की जो है फिनलैंड को बहुत ज़्यादा रोक रहा था। और फिनलैंड है बहुत ज़्यादा थ्रेट में, क्योंकि वैसे भी रशिया इनको जो है धमकी दे चुका है। फिनलैंड वैसे रशिया का ही रीजन था, रशिया के अंदर ही आता था, समझ में? तो अभी रशिया इनको धमकी दे चुका है कि भी ज़्यादा तुमने अगर करा तो हम तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज को अपन क्या कहते हैं, इन तीनों कंट्रीज को अपन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर यहाँ, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अलावा क्या यहाँ पे और भी कुछ रीजनल डिस्टिंक्शंस दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? सेकंड है यहाँ पे, सेकेंड जो रीजनल डिस्ट्रिक्शन है दैट इज नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो ये तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देगी, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन जो है वो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, स्कैंडिनेविया, ठीक है, तो स्कैंडिनेविया इधर रीजन भी है। तो यहाँ पर जो है कुछ नॉर्डिक कंट्रीज भी है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी? नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर सबसे पहला आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क एंड आइसलैंड, और डेनमार्क के साथ में ग्रीनलैंड। समझ में आया? क्योंकि ये वो डेनमार्क की थोड़ी डोमिनियन स्टेटस टाइप का सीन है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो आ गया। उसके अलावा आइसलैंड और ग्रीनलैंड और डेनमार्क। समझ में आया? ये वाला जो रीजन है ये नॉर्वे का ही है, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ है, ठीक है, ये सब नॉर्वे नॉर्वे हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज़ है, इधर नॉर्थ सी है, ये यूके है, ठीक है, ये पूरा यूके है, ये ग्रेट ब्रिटेन है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये यूके है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जर्मनी है ना, और ये डेनमार्क यहाँ पर हो गया। इधर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, इधर स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, ये इटली है। उसके अलावा यहाँ पे ये पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये हंगरी है, सॉरी स्लोवाकिया है ना। उसके अलावा इधर ऑस्ट्रिया है ना। फिर क्या है, यहाँ पर बेलारूस है। ये तीनों जो है बाल्टिक कंट्रीज हो गई। ये कैलिनिनग्राड है, ये रशिया का ही रीजन है ना। चलो, ये यूक्रेन है। चलो, फिर क्या चीज़ है, ये पाकिस्तान के अंदर खेल चलता ही रहता है। तो अभी वहाँ पे जो वो प्राइम मिनिस्टर के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके ऊपर जो वारंट थे उन वारंट को अब हटा दिया गया है। छोटी कोर्ट के जो वारंट थे उनको हटा दिया गया और इस्लामाबाद के अंदर बुलाया गया बड़ी कोर्ट ने। तो ठीक है, जो भी चलता रहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन। तो यहाँ पर आईसीसी जो है, आईसीसी क्या चीज़ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग में बैठती है ना।
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आईसीजे, ठीक है, ये भी द हेग में ही बैठती है। आईसीजे जो है ये किसका है, ये एक ऑर्गन है किसका, यूएन का, ठीक है, यूएन के टोटल 6 ऑर्गन हैं, उन 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन आईसीजे है। और इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पर समझना, इसके अलावा जो आईसीसी है, अब आईसीसी भी हेग में बैठती है। हेग कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है, द हेग नीदरलैंड्स में। इन्होंने रशिया के ऊपर यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनके ऊपर हम वारंट वगैरह, अरेस्ट वारंट इनके ऊपर हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब अरेस्ट वारंट लॉन्च करने की बात रशिया कह रहा है कि इडियोटिक है। पहली बात इसलिए इडियोटिक है क्योंकि आईसीसी का कुछ भी जुरिस्डिक्शन नहीं है रशिया के ऊपर, रशिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, समझ में, ठीक है। सेकंड बात, आपको कुछ डिप्लोमेटिक वगैरह चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वे व्लादिमीर पुतिन और एक और लेडी है, उन दोनों ने, ये रहा, ठीक है, बेलोवा, ठीक है, तो मिस बेलोवा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है वॉर क्राइम्स करें, क्या करें, वॉर क्राइम्स करें, ठीक है, जो यूक्रेन वगैरह के अंदर हुआ, तो वॉर क्राइम्स बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। तो खैर वो जो भी है, फिर उसके बाद क्या, अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एट लास्ट। या एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी जो पढ़ा उसका। तो यहाँ तक का तो रिवीजन अपन ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने हॉर्स शू क्रैब्स को देखा था। हॉर्स शू क्रैब जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, कहाँ से, उड़ीसा कोस्ट से, है ना। और मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चांदीपुर और बालाराम गढ़ी, ठीक है, इन कोस्ट के ऊपर जो है ये आते हैं बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके अलावा ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर के तौर पर इन्हें देखा जाता है, रेजेंट। और उसके अलावा जो है काफ़ी सारी वैक्सीन्स और अलग अलग ड्रग्स वगैरह के अंदर इनका यूज़ होता है। डीप सी एनिमल होते हैं, खाली ब्रीडिंग स्पॉनिंग के वगैरह के लिए ऊपर आते हैं, है ना। और उसके अलावा क्या चीज़ है, अच्छा बताओ, ब्रीडिंग वगैरह की जो चीज़, ये जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, इसको अपन ऑलिव रिडले के अंदर पढ़ा था, रूकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूकरी कहा जाता है, समझ में आया, ठीक है। और ऑलिव रिडले का जो होता है वो सबसे बड़ी रूकरी होती है, समझ में आया, ठीक है। अरीबड़ा जिसे कहते हैं, अरीबड़ा मतलब अराइवल बाय सी, ठीक है। इन सब चीज़ों को अपन ने सीए में पढ़ा है। और ये कहाँ पर है सबसे बड़ी रूकरी, इसकी कहाँ पर होती है, तो गहर माता जो बीच है वहाँ पर होती है, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, देखो, अर्दोगान फिनलैंड वगैरह का देख लिया। यहाँ पर अपन ने फिनलैंड के अंदर नॉर्डिक कंट्रीज़ को देखा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखा, है ना। नॉर्डिक कंट्रीज कितनी है टोटल, 3 तो ये हो गई स्कैंडिनेवियन, प्लस आइसलैंड और प्लस जो है डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड, समझ में आया, ठीक है। तो 3, 4 और 5, 6 जो भी आपको मानना है, 5 मानना है 5 मानो, 6 मानो 6 मानो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन वगैरह, ये अपन ने देख लिया आईसीसी के बारे में। आईसीसी के अलावा अब क्वेश्चन से एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ सीबीआई, तो सीबीआई की जो है क्रिएशन किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। कल अपन ने सीबीआई डिटेल में पढ़ा था जब अपन ने देखा था कि सांतानाम कमेटी जो है उन्होंने इसको इसके बारे में कहा था। बाकी कौन सी कमेटी, गडगिल कमेटी के बारे में अभी अपन ने देखा कि ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है, समझ में, और बहुत ज़्यादा फेमस कमेटी है, इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो गडगिल कमेटी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है। स्टिल अब तो आपको पता पड़ गया। सेकंड भी देखो, अगर ये हो सकता था कि मतलब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तब ये हो सकता था कि भाई इन दोनों के अंदर फिर भी डाउट हो, लेकिन बाकी तो एकदम मतलब जो है यूजलेस ऑप्शंस है। जैसे कि नरसिम्हम कमेटी, बच्चे को पता है नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई थी, समझ में आया, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स। उसके अलावा क्या चीज़ है, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने एफडीज को सजेस्ट करा था। किसको सजेस्ट करा था, एफडी फिक्स डिपॉजिट नहीं, एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन सीबीआई टेक अप, इसमें से कौन कौन से केसेस सीबीआई उठा सकता है। तो कल मैंने आपको मल्टीपल ऐसे केसेस बताए थे, ठीक है। टोटल कितने केसेस थे, टोटल 8 केसेस वर देयर, ठीक है, जिन चीज़ों को, जिन टॉपिक्स को सीबीआई उठा सकता है, ठीक है। उसके अंदर करप्शन केसेस थे, बिल्कुल थे। करप्शन के अलावा मेंटेनिंग स्टैट्स था, बिल्कुल था, ठीक है। मेंटेनिंग स्टैट्स के अलावा सुसाइड बॉम्बिंग था क्या, नहीं था। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस उठा सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज क्राइम अगर टेरर से रिलेटेड है तो केसेस कौन उठाएगा, तो फिर एनआईए उठाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। उसके अलावा जो है केसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस था क्या, हाँ ये भी था, समझ में आया, ये भी था। तो केसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जो भी स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे कि भाई आप इनको उठाओ, तो सिर्फ उन्हें ही उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को कहे, किसी केस के ऊपर अगर इन्हें कहेगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की उसकी ज़रूरत नहीं है। सू मोटो किसी केस को उठा सकते हैं अगर कोर्ट अगर इन्हें ऑर्डर करे तो, समझ में आया, या कोर्ट इन्हें जो भी कहे तो, समझ में आया। फिर उसके बाद परमिशन दे तो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
केसेस ऑफ अवॉइडेंस ऑफ कस्टम्स एंड टैक्सेस, बिल्कुल सही। तो फाइनेंशियल और इस टाइप के जो अदर केसेस हैं, ठीक है, उन केसेस को उठा सकते हैं। करप्शन के साथ में ब्राइबरी वगैरह को उठा सकते हैं, है ना। और ब्राइबरी और करप्शन इनके अलावा और किस चीज़ को उठाएंगे, अगर कोई भी केस नेशनल इंपॉर्टेंस या इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, तो उसे भी उठा सकते हैं। सेंटर इन्हें रिकमेंड करेगा और स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया? ऑप्शंस क्या क्या है, 1 3 4। अब सिंपल सा है, देखो इसको देखो, 1 2 4 5, ये सारे ऑप्शंस किसके अंदर है, 1 2 4 5 इसके अंदर है। समझ में आया? 1 देखो सारे ऑप्शंस के अंदर है, तो 1 का होना ना होना एक बराबर है, यूजलेस ऑप्शन है। समझ में आया? ऐसा एक क्वेश्चन 2015 या शायद 16 में आया था, जिसके अंदर हर ऑप्शन के अंदर एक ही वो दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कंसिडर फॉलोइंग, रिवर के ऊपर था वो केस, वो क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग के अंदर क्या है, बनिहाल पास JNK, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, छांगला लद्दाख और माना पास हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो बनिहाल पास बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। शिपकीला जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, छांगला लद्दाख के अंदर बिल्कुल है, और माना पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। समझ में आया? तो इसमें से सिर्फ 3 पेयर सही होते हैं, ठीक है, ओनली 3 पेयर्स। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कंसीडर द फॉलोइंग, इसके अंदर वापस देखो कार्पेथियन माउंटेन्स जो है वो पोलैंड में है कि नहीं है, सुडेटिक माउंटेन्स चेक रिपब्लिक में है कि नहीं है, हर्ज माउंटेन्स फ्रांस में है कि नहीं है, और कैवेनीज जो है वो जर्मनी में है कि नहीं है। तो ये दोनों उल्टे दे रखे हैं। कार्पेथियन माउंटेन्स कल अपन ने पढ़ा था पोलैंड में है, सुडेटिक माउंटेन्स भी कल अपन ने देखा था कि पोलैंड में है, और पोलैंड के साथ में चेक रिपब्लिक में भी है, बॉर्डर के ऊपर आते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सही हो जाते हैं, है ना। तो पहले एक बार इसको एलिमिनेशन करके देखते हैं, ठीक है। 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली बचते ही ये दोनों ऑप्शन है। समझ में आया? जिसके अंदर से मैंने बताया कि भाई 2 सही है, तो 2 सही है, तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी 2 नहीं है ना। तो अगेन दिस इज़ द राइट ऑप्शन। तो इन दोनों को, अगर आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता होता तो भी चल जाता। उसके अलावा देखो सेवेनीज जो है वो फ्रांस के अंदर आते हैं, और हर्ज माउंटेन जो है वो जर्मनी में आते हैं, है ना। ईजी क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छा इससे पहले देख लेता हूँ किसी का कोई डाउट है क्या। अगर इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, टेलीग्राम के अंदर भी लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, फीडबैक्स हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अगर आपको ये वीडियो जो है वाकई लेक्चर जो है वाकई कंटेंट वर्दी लगे तो। एंड थैंक यू।